बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ सुपीरियर कॉलेज क्राउन कैंपस लाहौर में। बेटा आज हम पार्ट वन बायोलॉजी की बुक का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दिस सेल। चैप्टर के नाम से जाहिर है कि इस चैप्टर के अंदर हम सेल के हवाले से तमाम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट हम करेंगे सेल की डिस्कवरी से। तो आगे चलते हैं। सेल की डिस्कवरी की जब बात होती है बेटा, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट हुक ने सेल जो है वो डिस्कवर किया। ही इज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। 1665 के अंदर उन्होंने सबसे पहले सेल की टर्म को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली सेल की टर्म उन्होंने कहां से यूज की? ग्रीक वर्ड था सेलुला, दैट मींस कंपार्टमेंट। वहां से उन्होंने ये सेल की टर्म जो है वो यूज की। सो इसका मतलब है कि सेल का बेसिकली मतलब है कंपार्टमेंट। सबसे पहले उन्होंने कहां से इस चीज को डिस्कस किया? उन्होंने थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क यानी कि डेड प्लांट मटेरियल को अंडर माइक्रोस्कोप, और वो माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद बनाई थी, ठीक है, क्योंकि सेल की डिस्कवरी बेसिकली माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के साथ मशरूत है। तो उस वक्त ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप्स नहीं हुआ करती थी, तो इन्होंने जो खुद साख्ता इनकी माइक्रोस्कोप थी 1665 के अंदर, इन्होंने उसके नीचे जो कॉर्क सेल्स थे उनको स्टडी किया। तो उन्होंने देखा कि ये हनी कॉम्ब लाइक चैम्बर, जैसे कि आपको नीचे डायग्राम में नजर आ रहा होगा, तो इन्होंने हनी कॉम्ब लाइक चैम्बर्स देखे। तो उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी, हमारे पूरा जिस्म जो है वो इन वेकेंट सेल्स पर मुश्तमिल है, जो आगे चल के इसमें और बहुत सारी तब्दीलियां मुख्तलिफ साइंटिस्ट के जरिए हमने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बेटा एक पब्लिकेशन की जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। तो उसके अंदर इन्होंने अपने इस डिस्कवरी के हवाले से सारी बातें डिस्कस की। तो देन वी हैव अ जर्मन साइंटिस्ट लॉरेंस ऑकन 1805 के अंदर, उनका भी कुछ रॉबर्ट हुक के साथ मिलता जुलता ही पॉइंट था। उन्होंने कहा ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेसिकल्स और सेल, के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इसी तरह के वेसिकल्स या सेल से मिलकर बने हैं। देन वी हैव जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क, बड़ा मशहूर नाम है ये। जब भी हम बायोलॉजी के हवाले से डिस्कस करते हैं, जब भी हम एवोल्यूशन के हवाले से डिस्कस करते हैं, तो लमार्क एक बड़ा मशहूर नाम है। तो 1809 के अंदर इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा कि कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है कि जो प्रोड्यूस हो सके और उसमें सेलुलर टिश्यूज मौजूद ना हो। मतलब ये भी वही कह रहे हैं कि सेल्स के बगैर लाइफ मार्ज वजूद में नहीं आ सकती। देन वी हैव रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्कवर किया सेल के अंदर। ये बेटा एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ये कहा था कि ये एक एम्प्टी स्पेसेस हैं, ये एक एम्प्टी कंपार्टमेंट्स या चैम्बर्स हैं। तो जब 1831 के अंदर, देखिए वो बात थी 1665 की, अब 1831 है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया। तो इसका मतलब है कि नो लॉन्गर अब ये आइडिया नहीं रहेगा कि सेल एक एम्प्टी स्पेस है। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। जर्मन फिजिशियन रॉडोल्फ विरशो 1855 के अंदर, इन्होंने सेल के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। अगर इनके अपने अल्फाज में देखा जाए क्योंकि ये जर्मन है, तो अगर इनके अपने अल्फाज में देखा जाए तो इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये बनता था कि जितने भी सेल्स आज मार्जे वजूद में आते हैं, जितने भी सेल्स आज हमारे पास मौजूद हैं, हमारी बॉडीज में मौजूद हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बने हैं। ठीक है, जितने भी सेल्स मौजूद हैं ये कहां से मिलकर बने हैं? ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बने हैं। आज की दुनिया में हम कोई भी सेल ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो पहले उसे मौजूद नहीं था। तो ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बहस चली थी बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस के दरमियान। बायोजेनेसिस के हामी जितने साइंटिस्ट थे, जिनमें ये रॉडोल्फ विरशो भी थे, आगे चल के लुइस पास्चर ने भी इस पर बहुत सारा काम किया। बायोजेनेसिस वाले ये कहते थे कि लाइफ कैन बी एबल टू प्रोड्यूस लाइफ, ठीक है, जबकि ए बायोजेनेसिस वाले कहते थे कि नहीं जी, लाइफ को प्रोड्यूस करती है, ये बात ठीक है आपकी, बट नॉन लिविंग थिंग्स भी लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये ए बायोजेनेसिस वालों का कहना था। तो जर्मन फिजिशियन रॉडोल्फ विरशो ने जब अपने ये वर्ड्स दिए ओमनिस सेलुला ई सेलुला, तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि नहीं सर, ए बायोजेनेसिस गलत है, बायोजेनेसिस इज राइट।
ठीक है। इसके बाद 1862 में लुईस पास्चर आते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया विश्व के तमाम एक्सपेरिमेंट्स का, और उन्होंने ये बता दिया कि अगर किसी भी जगह पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो उसी से लाइफ प्रोड्यूस हो सकती है, अदरवाइज लाइफ प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं जी सेल थ्योरी की तरफ। तो जर्मन जोलॉजिस्ट थे थ्योडर श्वान इन 1839 एंड बोटानिस्ट शलीडन। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं शलीडन एंड श्वान या श्वान एंड शलीडन, तो ये दोनों ने अलग अलग काम किया था, 1 साल का डिफरेंस है। श्वान ने 1839 में और शलीडन ने 1838 में अपनी एक सेल थ्योरी बनाई थी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कुछ बेसिक पार्ट्स बताए, फिर उन्होंने सेल थ्योरी के हवाले से बताया हमें। सबसे पहले वो बेसिक पार्ट्स बताते हैं कि सेल जो है वो 3 बेसिक कंपार्टमेंट्स या 3 बेसिक पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी, उसमें क्या क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि थिन मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, फ्लूइड सराउंडिंग द न्यूक्लियस, के सेल के अंदर 3 चीजें हैं, सबसे आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में साइटोप्लाज्म है। ये वो फ्लूइड है दैट सराउंड्स न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि ये 3 बेसिक पार्ट हैं किस चीज के? सेल के। देन वी हैव, वो कहते हैं कि सेल वॉल एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लिविंग थ्योरी जो है वो क्या है? ये सेल और सेल प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है जी, तो सिलेंट फीचर्स देखते हैं सेल थ्योरी के। तो कहते हैं कि तमाम ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल है। आपको पता है जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। फिर वो कहते हैं जी सेल अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसी बात को डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो कहते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल होंगे तो उससे नए सेल बनेंगे, अदरवाइज नए सेल नहीं बनेंगे। और सेल जो है ये स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। ठीक है जी, कि सेल को मुख्तलिफ किस्म के काम और फंक्शन जो है उनकी बुनियाद पर कैटेगराइज किया जाता है। आगे चल के बेटा इसका पूरा टॉपिक भी अभी हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। ले जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वो कहते हैं जी कि हम ये बात तो करते हैं कि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का यूनिट है, हम ये बात क्यों करते हैं? ठीक है, वो कहते हैं अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी जो है वो कंपोज होती है मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पर। ठीक है, आवर बॉडी इज कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। तो वो सेल्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म का रोल प्ले करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम आपको ये साबित करेंगे कि सेल जो है वो हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन का यूनिट है। ठीक है जी, तो उसमें सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है बेटा हमारे पास मसल सेल्स। वी नो दैट मसल सेल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज रिलैक्स, कि हमारे जितने भी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के काम है वो ऑब्वियसली हमारे मसल सेल्स परफॉर्म करते हैं। देन वी हैव नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो है ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी तमाम मैसेजेस फ्लो होते हैं वो नर्व सेल्स के जरिए फ्लो होते हैं। देन वी हैव आई सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू लाइट, हमारे देखने का काम। छोटे जो ऑर्गेनिज्म है उसमें ये सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट को, और बड़े जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमंस, तो हम लोग इससे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स या मुख्तलिफ कैटेगरीज देखने का काम करते हैं। देन वी हैव रेड ब्लड सेल्स, दीज विल कैरी ऑक्सीजन। तो ये हमारे ऑक्सीजनेटेड सेल्स होते हैं जो कि हमें ऑक्सीजन मुख्तलिफ सेल्स को प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव स्टमक सेल्स दैट सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस, जो कि खुराक को और खास तौर पे प्रोटीन को हजम करने के लिए इस्तेमाल होता है। देन अब हम प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में वी हैव जाइलम सेल्स दैट कंडक्ट्स वाटर, ठीक है, और मिनरल्स वगैरह सॉइल से एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक लेके जाते हैं। देन वी हैव फ्लोएम सेल्स। फ्लोएम सेल्स क्या करते हैं? दैट ट्रांसलोकेट फूड। देन सेक्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो कि प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लोरेनकाइमेटस सेल्स जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। पेरेनकाइमेटस सेल्स जो कि फूड को स्टोर करते हैं। एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में इस्तेमाल होते हैं। तो बेटा आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले एनिमल्स के लिहाज से 5 एग्जांपल्स दी, देन मैंने आपको 6 एग्जांपल्स दी प्लांट्स के एतबार से। आपने देखा होगा कि हर सेल का एक खास फंक्शन है और उस फंक्शन के एतबार से ही उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है।
जब उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, उसका फंक्शन भी डिफरेंट होगा, तो इसका मतलब है कि हर सेल एक यूनिट है उस खास स्ट्रक्चर के लिए और उस खास फंक्शन के लिए। जो फंक्शन उसको अलॉट किया जाता है, सेल ने वही फंक्शन परफॉर्म करना है, वो कोई और फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, तो उसमें मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। ये सेलुलर कंपोनेंट्स अब बहुत छोटे छोटे सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, हम उनको कैसे स्टडी कर सकते हैं? वी हैव अ मेथड। हम उस मेथड के जरिए इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को तोड़कर डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके देन हम उसको स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला तरीकेकार है बेटा, जिसको हम कहते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ टिश्यू इनटू टाइनी पीसेस, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हम इस पे इस्तेमाल करते हैं। फ्रैक्शनेशन टेक्निक के दौरान हम टिश्यूज को डिसरप्ट करते हैं स्पेशल इंस्ट्रूमेंटेशन के जरिए, और एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डाल के हम उसको इतनी स्पीड से स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, कि वो चीजें सारी की सारी अपने डेंसिटी के एतबार से अरेंज हो जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो लोअर एरिया पर एडजस्ट होते हैं, जिनकी डेंसिटी जितनी कम होती है वो उतना ही अपर एरिया पर एडजस्ट होते हैं। तो इसलिए उनकी उस डेफिनेट एरिया से हम वो सैंपल्स अलग कर लेते हैं, और सैंपल्स अलग करने के बाद हम उनको वन बाय वन स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब कुछ ऐसे हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं कि जिनका आपस में जो डिफरेंस है मास का वो बहुत कम होता है, वो बहुत कम डिफरेंस होता है आपस में इनका मास का। चूंकि इनका डिफरेंस बहुत कम होता है तो ये तकरीबन एक ही एरिया पर ये लाया कर रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर हम एक और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें स्पिनिंग स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी जाती है, जिससे जो माइनर सा इनका डेंसिटी में डिफरेंस होता है वो भी क्लियर कर दिया जाता है। ये अलग अलग हो जाते हैं और उनको फिर वहां से हासिल करके हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर है जी जनरलाइज सेल का। तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है कि एक सेल के अंदर तीन मेन चीजें जो है वो पाई जाती हैं। नंबर वन उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर टू साइटोप्लाज्म जिसके अंदर बाकी तमाम उसके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, देन वी हैव न्यूक्लियस। तो इसके बाद अब आगे चलते हैं, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आपको पता है बेटा ये वो सेल्स होते हैं, आप लोग 9th 10th में भी इन दोनों टर्म्स के हवाले से बहुत ज्यादा डिस्कस करके आए हैं। मैं जल्दी जल्दी इनको जो है ना वो डिस्कस करूंगा और फिर आगे चलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं ये द वर्ड प्रो मीन बिफोर एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। ये ऐसे सेल्स हैं कि जिनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, मतलब कि ये एवोल्यूशन के उस टाइम पीरियड पे मौजूद थे कि तब तक न्यूक्लियस ही प्रोड्यूस नहीं हुआ था। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो द वर्ड यू मीन ट्रू एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस, कि ये वो सेल्स हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इनके पास मौजूद होता है। ठीक है जी। अब वन बाय वन इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में कहते हैं जी ये ऐसे सेल्स हैं जिनके पास दे सेल्स हैव नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस मटेरियल, कि न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो बॉडी के अंदर सेल के अंदर डिस्पर्स फॉर्म में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है जी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होती है, जेनेटिक मटेरियल सबमर्ज्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जबकि यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट्स वाले हैं इनको प्रोकैरियोट्स, इनके सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोट्स बोला जाता है, और जो यूकैरियोट्स वाले हैं उनको यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रिमिटिव सेल्स हैं प्रोकैरियोट्स, जबकि यूकैरियोट्स जो है वो एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स कहलाते हैं। जेनेटिक मटेरियल इनका प्रोकैरियोट्स का सिंगल क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है जिसको हम हैप्लॉइड भी कहते हैं, और यूकैरियोट्स का जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व होकर, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज है तो वहां पर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो आमतौर पर डिप्लॉयड होता है, मतलब कि वो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। देन वो कहते हैं क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए से बना हुआ होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी मौजूद होता है, और वो मुख्तलिफ, क्योंकि ये एडवांस लेवल है तो उसमें कम्प्लेक्सिटीज ज्यादा होती हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल जो है जी, इनका जनरेशन टाइम बड़ा कम होता है, यानी कि बड़ी जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं, रैपिड ग्रोथ होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो है इनके पास एक खास टाइम इनको चाहिए होता है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स सेल्स हैं, उनकी फॉर्मेशन में ज्यादा टाइम लगता है। राइबोसोम्स दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके राइबोसोम्स छोटे होते हैं, उनका साइज 70s है, और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो बड़े होते हैं, उनका साइज 80s है। ठीक है जी, ये हम राइबोसोम का जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि इनका ये साइज कम और ज्यादा क्यों होता है। देन वो कहते हैं जी, इनके अंदर प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं, मतलब कि इनमें सिर्फ वो ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेनस वाले होते हैं, जिनके इर्द गिर्द सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में इस किस्म की कोई जो है ना वो ऐसा लॉजिक नहीं है, उसमें सिंगल मेम्ब्रेन वाले भी हो सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन वाले भी हो सकते हैं। डबल मेम्ब्रेन वाले बेटा जो ऑर्गेनेलिज हैं ये एडवांस ऑर्गेनेलिज हैं, या कह लें कि मॉडर्न ऑर्गेनेलिज हैं, ज्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनेलिज हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ बेटा माइटोसिस के जरिए और बाइनिफिशन के जरिए डिवाइड करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस भी होती है, मियोसिस भी होती है, और ये पूरा जो है वो आपका चैप्टर था 9th क्लास में, आप उसमें दोनों प्रोसेस बड़े अच्छे तरीके से पढ़कर आए हैं। फिर प्रोकैरियोट्स की बॉडी के अराउंड भी बेटा सेल वॉल पाई जाती है, और ये सेल वॉल जो है ये डेफिनेट स्ट्रक्चर बनाता है, इतना डेफिनेट हो जाता है कई दफा कि इसको एक सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल के तौर पर भी डिस्कस किया जाता है, और उसको साकुलस भी कहते हैं। जबकि यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, और फंजाई में भी सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन है वो प्लांट्स की सेल वॉल से डिफरेंट होती है। ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस है। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स ले लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। यूकैरियोट्स की एग्जांपल में इसके अलावा बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, लाइक फंजाई, एल्गी, प्लांट्स, एनिमल्स, वो सारे यूकैरियोट्स में आते हैं। तो बेटा ये कुछ डिफरेंसिंग पॉइंट्स थे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान। आगे नेक्स्ट चलते हैं, अब हम डिफरेंसिंग पॉइंट्स देखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के दरमियान। जब हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि दे कंटेन सेल वॉल, सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, आप नीचे डायग्राम में भी देखते जाएं तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपको नजर आ रहा है प्लांट सेल के नीचे, और प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स वो हैं जिनमें आगे नेक्स्ट चल के क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें तो इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनमें सेंट्रियोल्स होते हैं, और डोंट कंटेन दिस बिग वैक्यूल, कि जैसा इनके अंदर बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट्स के अंदर, इनके अंदर बड़ा वैक्यूल नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। और प्लास्टिड्स भी एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। ठीक है जी, तो बेटा इसके साथ ही आज का हमारा ये पहला लेक्चर जो है वो खत्म होता है। तो इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, और इसके साथ हमने आपके लिए जो है वो एमसीक्यूज वगैरह भी शेयर किए हैं, तो वो भी आप लोग डिस्कस कीजिएगा। बाकी इसमें कोई भी क्वेरीज हो तो वो आपने लाजमी डिस्कस करनी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। तो इस नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।